नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और इस शो के जरिए हमारी कोशिश यही होती है कि आपकी कमाई, आपके बचत और आपके निवेश का पूरा ख्याल रखा जाए। और इसी के चलते आज हम बेहद खास शो लेकर आए हैं जहां पर आपके निवेश लक्ष्यों की बात होगी और साथ ही आपको बताएंगे कि कैसे आपको अपने फंड की परफॉर्मेंस और तमाम बारीकियां जो कि एक म्यूचुअल फंड से जुड़ी हुई होती हैं बताएंगे। लेकिन उससे पहले शो की मुख्य बातें। रिटायरमेंट के बाद कितनी मिलेगी पेंशन, पहली नौकरी से रिटायरमेंट का हिट फॉर्मूला, लंबी अवधि में एसआईपी और एकमुश्त निवेश में कौन बेहतर। बाजार में तेजी या मंदी में कहां है निवेश का मौका। मिड स्मॉल और मिड या स्मॉल कैप की अगर बात करें तो क्या यहां पर निवेश करना हुआ महंगा, क्या हो आपकी रणनीति, आपको बताएंगे। और साथ ही निवेश के लिए क्यों एक्सपर्ट की पसंद है लार्ज कैप फंड, जानेंगे आगे। साथ ही आपको बताएंगे कैसे बनाए एक संतुलित पोर्टफोलियो। अगर आपको भी अपने फाइनेंशियल पोर्टफोलियो से जुड़ा कोई भी सवाल हमें पूछना है तो आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। सवाल भले ही म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, टैक्स, लोन जुड़ा हुआ हो तो अपना सवाल आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप चाहें तो सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर भी अपने सवाल छोड़ सकते हैं और हम आपके सवालों को शो में शामिल करेंगे। चलिए तो शो की शुरुआत करते हैं दर्शकों के सवालों के साथ। और हमारे साथ आज दर्शकों की लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए जुड़ गए हेमंत उस्तिकी, सीईओ वाइस इन्वेस्ट, अमोल जोशी, फाउंडर प्लान रूपी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस पेशकश में। और मेरे साथ हमारे पहले दर्शक संतोष भी जुड़ गए हैं। नमस्कार संतोष, कैसे हैं आप? हाँ, गुड इवनिंग मैम। फाइन, आप कैसे हो मैम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहाँ से बोल रहे हो संतोष, क्या करते हो, कुछ बताएं अपने बारे में। मैं कर्नाटक से बात कर रहा हूँ। ओके। एंड आई एम सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ। अच्छा। और संतोष, आपने जो है अपनी कुछ प्लानिंग हमें दी है, आप रिटायर होने वाले हैं, आप प्लान कर रहे हैं रिटायरमेंट के लिए 2026 में, है ना? हाँ मैम। ओके। आपको पेंशन 80,000 रुपए मिलेगी अगले 15 साल तक। और जी, तो अब जो है आपको 40,000 रुपए हर महीना निवेश करना है म्यूचुअल फंड में। हाँ नहीं, अभी नहीं, मतलब वो जो पेंशन मिलेंगे उससे मैंने वो प्लान किया हुआ है। ठीक है। So what I was asked is, जो 80,000 रुपीज मुझे मिलेंगे एंड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आई विल बी गेटिंग अ कॉर्पस ऑफ 1 करोड़। राइट। सो वेदर इट इज वाइज टू रिटायर अर्ली, ये मेरा पहला क्वेश्चन था। ओके। और दूसरी क्वेश्चन था, जो पेंशन के वक्त जो कमिट करना होता है 40 to 50%, वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ठीक है। करंटली आपका कुछ इन्वेस्टमेंट चल रहा है, आपने कहा है लार्ज में, स्मॉल कैप में। अबाउट 5 lakhs इन सिप म्यूचुअल फंड्स एंड एनपीएस। ये ओके। आपके ऊपर अभी होम लोन भी है, कब तक चल रहा है ये? अच्छा, 2025 दिसंबर में 12 lakhs रुपीज अभी आउटस्टैंडिंग है एंड विच आई हैव प्लान टू सेटल विद इन द नेक्स्ट 1 year। ओके, ठीक है। मुझे ये बताइए, जो आपने अपने लिए पेंशन अमाउंट जो है प्लान किए हुए हैं, ये आपने तमाम इन्फ्लेशन और आपके पूरे खर्च के हिसाब से आपने कैलकुलेट किए हुए हैं? क्योंकि मैं इन्हीं फिगर्स को लेकर फिर आगे बढ़ूंगी। संतोष, 3 years कमिट करने के बाद। ओके, डन। चलिए आपकी प्लानिंग शुरू करते हैं। और मेरे ख्याल से हेमंत जी के पास है ये सवाल। हेमंत जी बताइए, रिटायरमेंट को लेकर इनकी प्लानिंग कितनी दुरुस्त लग रही है आपको? देखिए कविता के 2 इंपॉर्टेंट सवाल हैं। उन्होंने कहा कि अर्ली रिटायरमेंट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, और दूसरा रिटायरमेंट के समय में इनको अपनी पेंशन को कम्प्यूट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आई थिंक दोनों जो सवाल है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर अर्ली रिटायरमेंट की बात करूं तो जाहिर सी बात है, उनमें से काफी लोग चाहते हैं कि हम अर्ली रिटायर हो जाएं, बट डिपेंड करता है कितना अर्ली। दूसरी बात कि हमारी पर्सनल सिचुएशन कैसी है, क्या हमारी जो लाइबिलिटीज हैं वो पूरी हो गई है, क्या हमारे पास इतना पैसा इनफ है कि हमारे एक्सपेंसेस को पूरा कर सके, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अगर मैं इनकी दूसरी बात पे जाऊं, जैसा मैंने कहा कि हमें कम्यूट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो अगर मैं इनके नंबर्स के हिसाब से जाऊं तो इन्होंने कहा कि अगर वो कम्यूट करते हैं तो 45 लाख उनको मिलेगा, और जो पेंशन होगी वो 80,000 होगी। और होता क्या है कि जब आप कम्यूट करते हैं तो 15 साल के बाद पेंशन जो है वो रिस्टोर होती है, तब इनको 1,23,000 मिलेगी। इनके जो मंथली एक्सपेंसेस हैं अभी
इन्होंने कहा 45,000 के मंथली एक्सपेंसेस हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि 80,000 पेंशन के सामने 45,000 में इनके एक्सपेंसेस पूरे होते हैं, तो मुझे लगता नहीं कि उसमें कोई प्रॉब्लम होगी। इनके पास पैसा भी होगा इन्वेस्ट करने के लिए, वो SIP से आगे जाके जैसा उन्होंने सजेस्ट भी किया वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा इन्होंने कहा कि इनको बच्चे के एजुकेशन के लिए कुछ पैसा लगेगा शायद 8 साल के बाद। तो जब आप कम्यूट करते हैं तो आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि आप उस पैसे को अपने तरीके से इन्वेस्ट करके वापस बना सकें। तो मुझे लगता है, जैसा मैंने कहा कि हालांकि पर्सनल सिचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बट जो नंबर्स आपने मेरे को दिए हैं, जो इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी है, उससे मुझे लगता है कि शायद कम्यूट करना इनके लिए ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि जैसा मैंने कहा 15 साल के बाद फुल पेंशन भी रिस्टोर होती है पहली बार, और जितनी रिक्वायरमेंट होगी वो भी पूरी होंगी, इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है। और ये 45 लाख को इस तरीके से इन्वेस्ट करें कि जो बच्चे के एजुकेशन के लिए इनको जो पैसा चाहिए वो यहाँ पे वो एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इनकी सिचुएशन को देखते हुए इन्हें कम्यूट करना चाहिए, वो बेहतर ऑप्शन है। चलिए, मेरे ख्याल से काफी जो अहम सवाल था उसका जवाब दे दिया गया है। संतोष, क्या आप संतुष्ट हैं? कोई और बारीकी आपको समझनी है? जी पूछिए ना। नहीं, ठीक है, थैंक यू मैम। ओके, ऑल द बेस्ट संतोष। मोहित, मेरे अग्र दर्शक मेरे साथ क्या फोन लाइन पर हैं? मोहित जी मैम, नमस्ते मैम। नमस्कार, क्या हाल चाल? ठीक मैम, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक सर, आपकी सेवा में लगे हैं। जी। अच्छा, SBI फोकस्ड आपके पास है, SBI इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास है, SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी है, और SBI में खाता भी है आपका? हाँ जी जी, अच्छा। अकाउंट भी है। कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर है? आदित्य बिरला सन लाइफ है, SBI का PSU डायरेक्ट प्लान भी लिया हुआ है आपने। ये बताइए, सभी आपको फंड बैंक वालों ने चिपकाए जब गए थे बैंक के काम के सिलसिले में? जी। तो आपने बैठ के उनसे चर्चा की इन फंड्स के बारे में, समझा कि कैसे फंड्स हैं, क्या फंड हैं? नहीं मैम, अपने आप से ही इसमें इन्वेस्ट कर दिया। अच्छा, तो अब मुझे बताइए, इन्वेस्ट करने के बाद आपने इनके बारे में पढ़ाई लिखाई की? ये तो मैंने केवल आपके लमसम की लिस्ट पढ़ी है, आपकी तो SIP भी चल रही है और 4 फंड में 3 जगह। अच्छा सर, अब मुझे ये बताइए कि आपने जो है 2 करोड़ का लक्ष्य 20 साल के बाद रखा हुआ है, और आप सरकारी जॉब में भी हैं, NPS में भी डाल रहे हैं। LIC की कौन सी इन्वेस्टमेंट्स की आप बात कर रहे हैं, कुछ बता पाएंगे मुझे इसके बारे में? LIC की मैम एक स्कीम है कि वो 25 साल मेच्योरिटी के बाद जितना हम जमा करते हैं महीने का डबल मिलेगा, और यदि क्लोज करते हैं तो 54 साल की उम्र पर 25 लाख है, फिर 55 साल की उम्र पर 28 लाख, इस तरह से अमाउंट भी बढ़ता रहेगा और वो मिलता भी रहेगा 10,000 पर मंथ। ओके, आपने अभी जनवरी से ही अपनी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की है। चलिए मोहित, कोई बात नहीं, धन्यवाद, आपने अपना सवाल हमें भेजा, क्योंकि अब हमारे एक्सपर्ट पर जिम्मेदारी आ जाती है कि आपको सही राह जो है वो दिखाई जाए। बताते हैं आपको कि इस निवेश से क्या आपका लक्ष्य पूरा होगा, और क्योंकि आप 20 साल के बाद की बात कर रहे हैं मोहित, आपको ये समझना होगा कि 2 करोड़ आपको अभी बहुत बड़ी वैल्यू लग रही है ना, लेकिन 20 साल के बाद वो 2 करोड़ बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि महंगाई जो है आपके पूरे अमाउंट को कम कर देगी। तो आपको थोड़ा सा और आंकना होगा, ठीक है? तो अब किस लक्ष्य के हेतु आप चाहते हैं ये राशि मैं नहीं जानती, लेकिन अगर आपको कोई लक्ष्य आपने बांधा हुआ है तो वो बता दीजिए, क्योंकि हर लक्ष्य की भी इन्फ्लेशन होती है ना। अगर आपको बच्चों की पढ़ाई लिखाई का कुछ खर्च है तो उसकी 10-11% की अलग इन्फ्लेशन हो जाती है, तो वो भी काउंटिंग करनी पड़ेगी। तो कुछ आपने तय किया हुआ है कोई लक्ष्य इसके साथ? मैम, बच्चों की पढ़ाई लिखाई लगभग 15 साल मैच्योरिटी के बाद एक मुश्त कहीं एडमिशन के लिए पैसे चाहिए। हाँ, और समय के अनुसार मैं अपनी SIP बढ़ाने की कोशिश करूंगा। चलिए, वो तो बहुत जरूरी है, वो तो आपको करना चाहिए। तो मैं बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए ही पकड़ रही हूँ 2 करोड़, ठीक है? इसमें आपका रिटायरमेंट नहीं गिना है मैंने? नहीं जी। चलिए ठीक है। अमोल, थोड़ी सी और क्लैरिटी आती हुई इनके सवाल में, ठीक है? और अब मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा ना, क्योंकि मोहित जैसे, अमोल ऐसे बहुत दर्शक हैं हमारे जो लक्ष्यों को सही तरीके से आंक नहीं पाते। देखिए, मोटा मोटा हर किसी के जो लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं वो यही होते हैं, रिटायरमेंट, बच्चों की पढ़ाई, शादी, या खुद का घर खरीदना, लोन फ्री हो जाना। इसी के लिए मोटे तौर पर आप निवेश करते हैं। शॉर्ट टर्म गोल्स, मीडियम टर्म गोल्स भी होते हैं लोगों के लिए, लेकिन वो दिमाग में पहले नहीं आते हैं। तो इसीलिए अगर इस तरह के लक्ष्य आपके जहन में पहले आ रहे हैं तो आप सही तरीके से उनकी प्लानिंग करना सीख जाइए। 20 साल में आपको 2 करोड़ चाहिए, लेकिन वो 2 करोड़ तो आज की वैल्यू है ना अमोल। मुझे 20 साल में इन्फ्लेशन अगर आप लगाएं लगभग 7% के आसपास ही अगर पकड़ कर चलें, तो कितना और बढ़ जाएगा मोहित का लक्ष्य, मुझे बताइएगा रफली कैलकुलेट करके, अप्रोक्सीमेट अमाउंट अमोल।
कविता जी धन्यवाद, बहुत ही आपने उनसे ज्यादा जानकारी ली जो उन्होंने पहले भेजी थी, और उसके बाद उनको महंगाई की दर यानी इन्फ्लेशन से भी आपने अवगत कराया है। सिंपल मोहित, अगर आप ये सुन रहे हैं तो आप एक सिंपल रूल ऑफ 72 ध्यान में रख सकते हैं। बच्चों की पढ़ाई के लिए कविता जी ने आपको 11-12% का इन्फ्लेशन बताया। रूल ऑफ 72 सिंपल ये होता है, 72 ये जो नंबर है, ये जो आंकड़ा है, उसको अगर आप इन्फ्लेशन की दर से भागाकार करते हैं तो जो रिजल्ट आपको मिलेगा उसमें से आपको पता चलेगा कितने साल में वो रकम दुगनी आपको लगेगी खर्चे के लिए। अगर आप 10% का इन्फ्लेशन पकड़ते हैं तो 72 डिवाइड बाय 10 रफली 7 साल के बाद आपको, अगर आज 2 करोड़ रुपए किसी चीज के लिए चाहिए लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से वो 10% पर एनम से इन्फ्लेशन की वजह से वो खर्चा पड़ता है, तो लगभग 7 साल में आपको 2 करोड़ की जगह शायद आपको 4 करोड़ यानी डबल रकम भी लग सकती है। बहुत ही ये काम का रूल ऑफ 72 है, आप ध्यान में रख सकते हैं, पहली बात। कविता, मैं दूसरी बात भी शायद ये जरूर कहना चाहूंगा, मोहित वान जी अमरोहा यूपी से है, जो डिटेल्स उन्होंने भेजी है उनके पास गवर्नमेंट जॉब है, तो एक तरीके से शायद उनका पेंशन रिलेटेड या पेंशन का भी सपोर्ट उनको हो सकता है, और इसलिए उन्होंने अपनी रिटायरमेंट इसमें हमको बताई नहीं है, और शायद केवल बच्चों की पढ़ाई के लिए ही 2 करोड़ रुपए का लक्ष्य उन्होंने रखा है। जल्द से जल्द अभी आंकड़ों पे आते हैं। जो गणित है आपका, मोहित जी आपने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं और आपकी 7,500 रुपए की SIP म्यूचुअल फंड में चल रही है। ये केवल मैं म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ। अगले 20 साल में अगर आपको 12% सालाना बढ़ोतरी की दर मिलती है, CAGR मिलता है, तो आपके लगभग 88 लाख आपके जमा हो जाएंगे म्यूचुअल फंड से। और आपका NPS और LIC, NPS में हो सकता है आपका इक्विटी का वेटेज हो, लेकिन LIC का ज्यादातर देखा गया है आपको लोअर सिंगल डिजिट के रिटर्न्स मिलेंगे, 5, 6, 6.5 के आसपास आपको इसमें रिटर्न मिल सकते हैं। तो एक वेटेड एवरेज मैंने आपका LIC और NPS जो 13,000 रुपए जाता है उनका मैंने 9% CAGR रखा है। तो ये जो 13,000 NPS और LIC में जाता है उसको भी 20 साल में 9% के एनुअल बढ़ोतरी से आपको 83 लाख रुपए जमा हो जाएंगे। इसमें से आपने देखा आपका लगभग 35 से 40 लाख रुपए का शॉर्टफॉल आता है। वो शॉर्टफॉल के लिए आपने, बहुत ही अच्छी बात है, सवाल बताते वक्त ही आपने बोला कि हर साल में SIP बढ़ाऊंगा, तो लगभग अगर आप 9 से 10% का सालाना SIP की रकम बढ़ाते हैं, जैसे कि अभी 7,500 है, अगले साल आपने 8.5 कर लिया, फिर 10 कर लिया, उस हिसाब से तो आपका ये बचे हुए 30-40 लाख रुपए का भी शॉर्टफॉल आपका ब्रिज हो जाएगा और आप इस तरीके से 2 करोड़ रुपए तक पहुंच सकते हैं। अभी क्विकली आपकी स्कीम्स के बारे में, ये हमने देखा है आपने इंफ्रास्ट्रक्चर भी स्कीम 2 लेके रखी है, आपके पास PSU फंड भी 2 है। मेरा सबसे एक आपसे अनुरोध है, सारे सुनने वालों से अनुरोध है, अगर आप सेक्टर की एंट्री और एग्जिट टाइम दोनों को, अगर एंट्री और एग्जिट नहीं टाइम कर सकते तो सेक्टर फंड में कृपया एक्सपोजर ना ले, और 7,500 रुपए का SIP आप 3,000 रुपीज रीएलोकेट कर दीजिए। जैसे मैं बताया 3,000 रुपीज का पराग पारेख फ्लेक्सी कैप में, 2,500 मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में, और 2,000 रुपए क्वांट स्मॉल कैप में। अगर आप एनुअली रिव्यू करते रहेंगे तो मेरे हिसाब से आपका 2 करोड़ का लक्ष्य आपको 20 साल में प्राप्त होने की सबसे अच्छी संभावना है। मोहित, वैसे आपको क्लियरली अपना निवेश की जो राशि है वो बढ़ाने की सलाह दी जा रही है, लेकिन उसके अलावा जो अहम बात है अपने लक्ष्यों को थोड़ा सा और दुरुस्त करने की, क्या आप वो समझ गए हैं? मैम समझ गया, मैं पोर्टफोलियो में चाहता हूँ कि इसमें कुछ करेक्शन करना है या यही 3 SIP जारी रखूँ। ये SIP ठीक है ना अमोल? दोबारा सुनेंगे तो मैंने उनका अमाउंट भी आपको एलोकेशन चेंज करने के बोला है, लेकिन मोहित जी ये इंफ्रास्ट्रक्चर और PSU फंड आप लमसम हो या SIP हो, आप इसमें निवेश अगर सेक्टर को अच्छी तरह समझते हैं, एंट्री और एग्जिट टाइम कर सकते हैं तो ही कीजिए, वरना आगे जाके ना करें। ठीक सर। आगे बढ़ते हैं हम, और हमारे अगले दर्शक ब्रिजेंद्र मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार। जी मैम नमस्कार। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं यूपी से हूँ, झांसी से। अच्छा, यूपी झांसी से। UTI निफ्टी 50 आपके पास है, HDFC का स्मॉल कैप है, SBI का स्मॉल कैप है, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप भी है आपके पास, और पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप भी है, और आपको चाहिए 15 साल में 1 करोड़ रुपए। और इनमें से कौन कौन से फंड्स में आप रहें, किन में से निकल जाएं, मोटे तौर पर आपका यही सवाल है। कब से आप इसमें निवेश कर रहे हैं इन फंड्स में? इसमें लगभग 4 साल। लगभग 4 साल। अभी पोर्टफोलियो की वैल्यू क्या होगी? पोर्टफोलियो की वैल्यू 4.96 के आसपास है, 4.96 लाख के आसपास। ठीक है। आपने काफी कम उम्र में अपनी इन्वेस्टमेंट्स की शुरुआत की है, 26 साल के हैं आप? जी। और इसके अलावा आपका पोर्टफोलियो स्टॉक्स में भी है क्या?
स्टॉक्स में तो नहीं है, स्टॉक्स में असल में टाइम नहीं मिल पाता है, मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ तो उसी में उलझे रहता है सुबह शाम। अच्छा, चलिए, अच्छा लगा आपने इतनी कम उम्र में जो है अपने इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोचा। और अब तो आपको ऊपर और जैसे जैसे आपकी लाइफ आगे बढ़ेगी आपके ऊपर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आएंगी। तो आपने जो 1 करोड़ रुपए अपने लिए तय कर रखेंगे किस वजह से है? कोई घर खरीदना है आपको या कोई? नहीं मैम, ऐसा कोई लक्ष्य ठीक है सैलरी। मैं सोच रहा हूँ असल में थोड़ा सा इससे पैसिव इनकम जनरेट हो जाए तो थोड़ा जो रिमाइंड होके बढ़िया थोड़ा सा, बस यही। ठीक है, चलिए, तो थोड़ा सा आपके लक्ष्यों को आपको एक और बार सोचने की जरूरत है। अभी तो खैर वेल्थ क्रिएशन का एक गोल मैं आपका लेके चल लेती हूँ, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम आपको सही मायने में न सिर्फ एक फाइनेंशियल पोर्टफोलियो होने से मिलेगी, बल्कि आप रोजाना अपनी जिंदगी में किस तरह के अपने फाइनेंसेस को प्लान करते हैं और कैसे आने वाले वक्त में जब आपकी सिचुएशंस बदलती हैं तो आपके पास पर्याप्त राशि है या नहीं, आपने उसका कितना बैकअप बना रखा है। तमाम तरह के पैमाने होते हैं जिनके बारे में हमें सोचना पड़ता है। बहरहाल शुरुआत आपने की है और कम उम्र में की है तो आप बहुत फायदे में हैं। हेमंत सर, बताइए। एब्सोल्युटली कविता, आई थिंक आपने बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की बात की, मैं थोड़ा सा उसको इलेबोरेट करना चाहूंगा। काफी यंग है ब्रिजेंद्र, तो जैसे उन्होंने कहा कि वेल्थ क्रिएशन के लिए उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू की है, ये सही समय है कि आप अपने शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म गोल्स को डिफाइन करें। हाँ, ये बात होता है कि जब आप जल्दी शुरुआत करते हैं तो कितना अमाउंट आपको लगेगा, स्पेशली रिटायरमेंट जैसे कॉर्पस के लिए या और कुछ अगर लंबा लॉन्ग टर्म का गोल हो तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। लेकिन आप शुरुआत जब करते हैं और बाद में उसको थोड़ा गोल्स जो टारगेट्स उसको रिवाइज करते रहे तो बहुत सही रहता है, क्योंकि जितना जल्दी आप शुरू करेंगे उतना पावर कंपाउंडिंग का आपको फायदा होगा, इक्विटी जैसी एसेट क्लास का फायदा होगा, आपके जो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में डिसिप्लिन आएगा। तो आई थिंक इस गोल के अलावा अगर और भी गोल है तो आप डेफिनेटली इसको कोशिश कीजिए डिफाइन करने के लिए, अपने इन्वेस्टमेंट प्रोसेस का आप शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम इनकी गोल की बात करें, उन्होंने कहा 15 साल में इनको 1 करोड़ का प्रॉफिट चाहिए। यहाँ पे इनकी जो करंट इन्वेस्टमेंट है वो 8,000 है, सॉरी करंट इन्वेस्टमेंट है 18,000 है। अगर मैं 12% का रिटर्न मान के चलता हूँ यहाँ से 15 साल के टाइम के हिसाब से, तो इनको 2,000 रुपए की एसआईपी और करनी होगी। लेकिन जैसा इन्होंने अभी बताया कि इनका ऑलरेडी एक्यूमुलेटेड कॉर्पस है, पिछले 4 साल से करीब ये इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो करीब ऑलमोस्ट 5 लाख का इनका जो कॉर्पस है, क्योंकि वो भी साथ में ग्रो करेगा अगले 15 साल तक, तो मुझे लगता है कि अपनी जो करंट इन्वेस्टमेंट है उससे अपना ये गोल पूरा कर पाएंगे। कुछ एडिशनल इन्वेस्टमेंट करने की इनको जरूरत नहीं होगी। ये इन्फॉर्मेशन जो उन्होंने दी वो काफी इंपॉर्टेंट थी। दूसरा, अगर मैं इनके फंड्स के ऊपर आता हूं तो इनके पास टोटल मिला के शायद 5 फंड्स हैं, और उसमें एक इंडेक्स फंड है, एक फ्लेक्सी कैप फंड है, 2 स्मॉल कैप फंड है और एक मिड कैप फंड। ओवरऑल मैं कहूंगा इनकी जो फंड सिलेक्शन है वो अच्छी है, पर थोड़ा सा मुझे लगता है कि इनको रीअलाइन करने की जरूरत है एलोकेशन मिड और स्मॉल के बीच में। मिड कैप में इनकी जो एलोकेशन है उसका 2,000 है, स्मॉल कैप में 2 फंड्स हैं। तो इनकी जो इन्वेस्टमेंट है एसबीआई स्मॉल कैप के अंदर, मेरी रिकमेंडेशन ये देखिए, कंसिडर कर सकते हैं उसको कि वहां पे एसआईपी बंद करके वो जो पैसा है आप जो एग्जिस्टिंग मिड कैप फंड है आपके पास, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, उसके अंदर आप ऐड कीजिए। तो मेरा ये मानना है कि आपका ज्यादा पैसा जो है वो लार्ज कैप में होगा। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप जो आपके पास है उसमें कुछ पैसा आपका यूएस मार्केट में भी जाता है, और फिर मिड कैप और उसके बाद स्मॉल कैप। तो आई थिंक ये रीअलाइनमेंट करने से आपके पोर्टफोलियो में सही बैलेंस होगा रिस्क और रिवॉर्ड के बीच में। तो एक चेंज कीजिए, और जैसा मैंने कहा कि अगर इसी इन्वेस्टमेंट को आप कंटिन्यू करते हैं तो अपने गोल को डेफिनेटली पूरा कर पाएंगे। बहुत जरूरी है। ब्रजेश नाम है, यहाँ पे राकेश का पोर्टफोलियो फ्लैश हो रहा है, पीसीआर इसको चेंज कीजिएगा। ब्रजेंद्र, तो क्लियरली आपको जो है अपनी स्ट्रैटेजी में बने रहना है, ये आपको सलाह दी जा रही है। और देखिए आने वाले वक्त में, हेमंत सर, एक और चीज जो मुझे समझनी भी थी, आने वाले वक्त में इनकी निवेश की राशि बढ़ेगी तो क्या फंड्स को बढ़ाना होगा और या इसी फंड में अपनी एसआईपी की राशि बढ़ाएं? तो इंपॉर्टेंट चीज है कि ये एक गोल है जो अगले 15 साल तक चल, करेक्ट। अब अगर ये इसके अलावा इसी गोल का टारगेट बढ़ाते हैं तो ऑब्वियसली फंड ऐड करने की जरूरत नहीं होगी। अगर वो और गोल ऐड करते हैं तो उनकी टाइम होराइजन के हिसाब से हो सकता है आपको डिफरेंट कैटेगरी ऑफ फंड में जाना पड़े। अगर मान लीजिए कोई मिड और मीडियम टर्म का कोई गोल बनता है तो हो सकता है वहां पे इनको इक्विटी के साथ हाइब्रिड फंड्स को भी देखना पड़े। तो क्लियरली डिपेंड करेगा किस तरह का गोल है, कितना समय है उनके पास, उसके हिसाब से फंड ऐड करना या नहीं, वो डिसीजन उस हिसाब से।
इंद्र, तमाम पहलुओं पर आपको आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश की है। क्या आपको और कुछ पूछना है? ये जानना था कि 5-7 हजार मुझे SIP को टॉप अप करना है, तो सेम फंड में या फिर कोई ऐड करना उचित रहेगा? हाँ, आपको हर साल करना है ना टॉप अप? जी। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। जी। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ अमोल के लिए राकेश कुमार साहब फोन लाइन पर है। नमस्कार। नमस्कार मैम। कहाँ से बोल रहे हैं राकेश जी? मैं हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल से बोल रहे हैं, अच्छा जी। SBI का मैग्नम मिड कैप लिया है, SBI का ही स्मॉल कैप, SBI का ही कॉन्ट्रा फंड है, HDFC का स्मॉल कैप है और पराग पारेख का आपके पास एक फंड है जी। कब से निवेश कर रहे हैं आप इसमें? ये जो दो है ना, HDFC और मैग्नम जो है SBI का, ये तो हो गए 4-5 साल, और जो दूसरे हैं उसमें भी 1 साल लमसम हुआ है मेरे को। जी। और 5 लाख के करीब मेरे बन गई है अभी प्रॉपर्टी ना। ये ठीक है। 2.5 लाख का मेरा अपना इन्वेस्टमेंट है और लमसम 2 कुछ अप्रिसिएशन है उसमें। ठीक जी। चलिए, तो मोटे तौर पर आपके फंड्स तो ठीक है, लेकिन एक चेक ले लेते हैं। अमोल बताइए। राकेश, सबसे पहले तो आपने जो लक्ष्य हमें दिया है 1 करोड़ रुपए आप जमा करना चाहते हैं 15 साल में। आपका SIP देखा जाए तो ये 13,000 रुपए का SIP है। 13,000 रुपए का SIP 15 साल में अगर आपको 12% का रिटर्न इसमें से मार्केट में से, आपके सारे इक्विटी फंड है, हाई रिस्क और पोटेंशियल रिटर्न भी इसमें ज्यादा हो सकता है, तो 12% रिटर्न के हिसाब से सबसे पहली बात तो आपका कॉर्पस जो होता है वो लगभग 62 लाख रुपीस तक आप पहुंच सकते हैं। यह है सबसे पहली बात। दूसरी बात, आपको 1 करोड़ रुपीस का लक्ष्य अगर हासिल करना है तो आपको 2 में से एक चीज करनी होगी, या तो अपना 13,000 रुपए का SIP इसको बढ़ा के अभी के अभी, मतलब अगले 15 साल के लिए आपको 21,000 रुपए का SIP चलाना पड़े, या शायद दूसरी भी आप चीज कर सकते हैं, अगर आपके पास तुरंत अगर 8,000 10,000 रुपए बढ़ाने की अभी गुंजाइश नहीं है तो आप 13,000 रुपए का SIP कंटिन्यू कीजिए, लेकिन जिसे SIP टॉपअप या SIP स्टेपअप कहा जाता है, जैसे कि हर साल आपकी सैलरी, बिजनेस जो भी आप करते हैं, आपकी वहां पे आमदनी बढ़ती है, तो आप अपना SIP भी 13,000 रुपए से 15 से 17 ऐसे बढ़ाते जाना है। तो आप अगर सालाना 9% का SIP टॉपअप करते हैं तो भी आप अपने 13,000 रुपए के SIP से 1 करोड़ रुपीस का लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। दूसरी बात मैं ये सबको बताता हूं, आपकी अमाउंट चाहे कितनी भी हो, और खासकर अगर आपकी 13,000 रुपए की अमाउंट है तो 5 स्कीम आपको शायद इसमें लेना जरूरी नहीं है, उसमें भी आपके पास 2 स्मॉल कैप की स्कीम्स है। मेरे हिसाब से आप ये पूरा एलोकेशन आपका कंसोलिडेट करके एक बार रीवर्क कीजिए। रीवर्क करने के लिए मेरी सलाह आपको ये रहेगी, 6,000 रुपए आप पराग पारेख फ्लेक्सी कैप जो आपका एलोकेशन है अभी वो 1,000 रुपए है, उसको आप लगभग 6,000 रुपए बढ़ा के लेके जाइए। 4,000 रुपए के लिए आप मिड कैप फंड में निवेश कर सकते हैं, उसके लिए आप SBI मिड कैप या HDFC मिड कैप का चयन कर सकते हैं, और जो बचा हुआ 3,000 रुपए है उसके लिए आप SBI स्मॉल कैप में निवेश कर सकते हैं। तो मैंने आपको 2 सलाह दी है, एक तो आपको सालाना SIP टॉपअप करना है, तभी जाके आप अपना लक्ष्य हासिल कर पाएंगे, और दूसरा मैंने स्कीम्स कट डाउन करके अमाउंट रीएलोकेट करके हम 3 स्कीम्स में ही बने रहेंगे। ये आपके लिए मेरे 2 सुझाव है। तो ये 2 अहम सुझाव, और इसके मुताबिक राकेश जी आपको पोर्टफोलियो में अपने बदलाव जो है वो करने होंगे। कोई और सवाल अमोल को आप पूछना चाहते हैं? एक चीज और जोड़ना चाह रहा था, निपॉन इंडिया का भी जोड़ना चाह रहा था, तो उसमें बताएं प्लीज। कौन सा फंड? निपॉन इंडिया का स्मॉल या मिड कैप कोई भी? यहाँ पर तो ऑलरेडी आपके पास एक्सपोजर है अमोल। आपके यस कविता, यू राइट। जैसा कि राकेश जी आपके पास ऑलरेडी 2 स्मॉल कैप स्कीम है, वो दोनों में से कंसोलिडेट करके आप, मेरी सलाह ये रहेगी कि आप SBI स्मॉल कैप में कंसोलिडेट कर सकते हैं। शायद आप अगर जो निपॉन मिड और स्मॉल कैप कोई भी आपने कहा, मेरे हिसाब से आपने शायद निपॉन स्मॉल कैप देखा होगा। स्मॉल कैप कैटेगरी की सबसे बड़ी स्कीम है, परफॉर्मेंस भी काफी इसका अच्छा रहा है, और आपका SBI में थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन भी ज्यादा है, नंबर ऑफ स्कीम्स और अमाउंट दोनों मिला के। तो अगर आपने किसी भी वजह से निपॉन स्मॉल कैप का चयन किया है तो ये 3,000 रुपीज आप SBI स्मॉल कैप या निपॉन स्कीम मत बढ़ाइए। अगर आप निपॉन और SBI दोनों स्कीम सही है, अगर आप चाहे तो निपॉन स्मॉल कैप भी इसमें ले सकते हैं। ऑल द बेस्ट राकेश जी। और चलिए इसी नोट पर हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार भी सवाल जवाब आपका सिलसिला बरकरार है, और अगर आपको भी कोई सवाल हमसे पूछने हैं तो व्हाट्सएप नंबर है, और साथ ही यूट्यूब पर देख रहे हो, एक्स पर या फेसबुक पर अपने सवाल हम तक पहुंचाइए, हम आपके सवालों को शो में शामिल करेंगे। मिलती हूँ ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं वन अपना फाइनेंस मिनिस्टर और हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब, करा रहे हैं आपकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग। और हमारे लाइव दर्शक भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। दिनेश कुमार सिंह, नमस्कार दिनेश, क्या हालचाल, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ जी। नमस्कार। नमस्कार सर, अच्छा लगा आपका सवाल, आपने हमें भेजा। 2 साल से निवेश कर रहे हैं SIP के जरिए? हाँ जी मैडम, जी मैडम। ठीक है, तो निपॉन इंडिया का लार्ज कैप है, SBI का ब्लू चिप है, HDFC का मिड कैप है और फंड्स तो आपको खैर चेक करवाने ही है। आपको अपना निवेश भी बढ़ाना है 10,000 से। जी सर बताएंगे कितने साल तक आप निवेश कर पाएंगे? मैडम, मैं 15 साल तक करना चाह रहा हूँ। ठीक है, और आपने कोई खास मकसद से इस पोर्टफोलियो को बनाया है? जी मैडम, मुझे 1 करोड़ रुपए की आवश्यकता है 15 साल में। जी ठीक है सर, चलिए बताते हैं आपको कि कितना निवेश और बढ़ाना होगा। हेमंत जी, दिनेश कुमार जी के पास इन्होंने मिड कैप और 2 लार्ज कैप ले रखे हैं और 15 साल का समय, 1 करोड़ का लक्ष्य। आई थिंक कविता, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जैसा मैंने कहा कि 15 साल का इनके पास समय है, तो ऐसे समय में जाहिर सी बात है कि आपको ऐसा पोर्टफोलियो बनाना है कि आप ओवर ए लॉन्गर पीरियड 15 साल के अंत में आपकी जो रिटर्न है वो रियल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो पॉजिटिव हो। वहां पे ऑब्वियसली इक्विटी एज एन एसेट क्लास का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक इनका जो डिसीजन है इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करने का और SIP से इन्वेस्ट करने का, वो बिल्कुल सही डिसीजन है। ओवर ए लॉन्गर पीरियड डेफिनेटली इनको मदद करेगा अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। उतना ही इंपॉर्टेंट होता है कि आप सही फंड चुने। पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा एग्रेसिव मत बनाए, क्योंकि इक्विटी खुद से एक एग्रेसिव एसेट क्लास है, लेकिन तीनों जो सेगमेंट है मार्केट के, लार्ज, मिड और स्मॉल, तीनों में एक्सपोजर होना बहुत जरूरी है। और इस तरीके से हो कि जैसा मैंने कहा कि पोर्टफोलियो बहुत एग्रेसिव ना हो, साथ ही ज्यादा कंजर्वेटिव भी ना हो विद इन इक्विटी। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि 10,000 में से करीब 7,000 की जो इन्वेस्टमेंट है वो लार्ज कैप में है। तो मुझे लगता है कि इनका जो एक लार्ज कैप है, निपॉन लार्ज कैप, वो रख सकते हैं वो अपने पास। दूसरा जो फंड है इनके पास SDF ब्लू चिप, उसकी जगह में एक लार्ज एंड मिड कैप रखे, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड, तो मुझे लगता है वो बेहतर रहेगा। तो इनके पोर्टफोलियो में जो बैलेंस होना चाहिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से वो आ जाएगा। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन्होंने कहा कि 10,000 पे इनको और इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो फिर जैसा मैंने कहा कि तीनों सेगमेंट में रहेगा, तो ये कंसीडर कर सकते हैं एक मल्टी कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने के लिए, जो कोटक मल्टी कैप हो सकता है। यहाँ पे क्या होता है कि तीनों सेगमेंट में 25% पैसा जो है एलोकेट होता है और ये एलोकेशन मिनिमम तीनों सेगमेंट में बना रहता है। तो एक अच्छा तरीका है किसी भी निवेशक के लिए तीनों सेगमेंट में एक्सपोजर लेने का। और सबसे अच्छी बात यह कि जो फंड मैनेजर है वो समय समय पे इसको रीबैलेंस करते रहते हैं, बट ये जो मिनिमम एलोकेशन है वो बना रहता है। तो 6,000 रुपये आप मल्टी कैप फंड में इन्वेस्ट कीजिए, जो एडिशनल आपको इन्वेस्ट करना है। और बाकी जो 4 है, आपके जो एग्जिस्टिंग फंड है, निपॉन लार्ज कैप, उसमें आप 2,000 बढ़ाइए और HDFC मिड कैप में 2,000 बढ़ाइए। तो इस तरीके से टोटल 20,000 रुपये की आपके पास जो SIP होगी। तो मुझे लगता है कि 15 साल के बाद आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। तो ये बुनियादी बदलाव दिनेश जी जो आपको करने होंगे अपने पूरे फंड मिक्स में, बताइए। और कोई सवाल? बस यही मैडम जानना चाह रहे थे कि हमें इस जो 10,000 इन्वेस्ट करना है, ये किन किन फंडों में और हम कर सकते हैं? इक्विटी फंड में ही करना है आपको, और आपको सजेशंस भी दिए गए हैं। आप चाहें तो ये शो को एक बार फिर से YouTube पर देखिएगा, उसमें आपको जवाब भी है, मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सुहास साहब क्या फोन लाइन पर मेरे साथ है? यस मैम। सुहास, गुड इवनिंग। क्या करते हो, कहाँ से बोल रहे हो आप? नासिक, महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ मैम। अच्छा, टेक्निकल सपोर्ट है। ओके। ICICI का ब्लू चिप है, मल्टी एसेट है, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है, HDFC का फ्लेक्सी कैप है, यस मैम। है ना? और कब से किया है इन्वेस्टमेंट? मुझे ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप में मेरा अराउंड 7-8 साल हो चुका है और बाकियों में मैंने 1 साल से किया हुआ है। अच्छा, कोई खास वजह आपने 2 फ्लेक्सी कैप्स को पोर्टफोलियो में रखा है? मुझे कंफ्यूजन था कि किसको लेना चाहिए, इसलिए फिर मैंने दोनों को डाइवर्ट कर दिया था, मतलब दोनों में मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया। मुझे श्योर नहीं था कि किसमें करना चाहिए। ठीक है, आप समझते हैं ना फ्लेक्सी कैप में आपको किस तरह से 3 अक्रॉस मार्केट कैप्स एक्सपोजर मिलता है? यस मैम। चलिए, बढ़िया। अमोल, आपके पास है मेरे ख्याल से इनका सवाल। तो अमोल, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, HDFC फ्लेक्सी कैप, क्या दोनों का ही बायस लार्ज कैप्स की ओर ज्यादा है?
दोनों का ही बायस लार्ज कैप्स की तरफ ज्यादा है, ये बात सही है। दूसरी बात ये भी जरूर बताना चाहूंगा, पारस्परिक फ्लेक्सी कैप में आपको एक तरीके से ग्लोबल इक्विटी या इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन जिसे हम कहते हैं वो भी मिलता है। और ये स्कीम खासकर इस कार्यक्रम में या किसी और में भी ज्यादा काफी पोर्टफोलियोज में हमने ये स्कीम देखी है। ये स्कीम एट सर्टेन पॉइंट्स इन टाइम ये स्कीम ने कुछ कैश कॉल्स भी लिए हैं, तो एक तरीके से इसको बिल्कुल बाकी सारे फ्लेक्सी कैप के साथ इसको बकेट या ब्रैकेट नहीं किया जा सकता। सुहास, मैं अगर आपको स्कीम्स के बारे में सुझाव दूं, आपको 2000 रुपए का एसआईपी भी बढ़ाना है तो 2000 रुपए का एसआईपी बढ़ा के आपकी लगभग 9000 रुपए की एसआईपी की राशि हो जाएगी। दो फ्लेक्सी कैप फंड जो है आपके, उन दोनों को आप कंसोलिडेट करके एक में ही पारस्परिक फ्लेक्सी कैप में आप 4000 रुपए निवेश कर सकते हैं। और बाद में दूसरी मेरी सलाह यह है कि 3000 रुपए मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में और 2000 रुपए निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में आप निवेश करें। एक्सक्यूज मी, मिड कैप और स्मॉल कैप मैं आपको इसलिए सलाह दे रहा हूं कि आपका 15 साल का लक्ष्य है यहां से, और आपके पास फ्लेक्सी कैप के द्वारा लार्ज कैप तो आ ही जा रहा है, और दूसरा आपके पास जो हाइब्रिड या मल्टी एसेट स्कीम है उसमें आपका डेट एलोकेशन भी आपको मिलता है। लेकिन अगर आप इतनी लंबी राशि के लिए, और खासकर एसआईपी, यानी आपको एक लमसम 50 लाख 20 लाख इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो जो आपका मार्केट का रिस्क काफी ज्यादा रहेगा, और दूसरा मार्केट में कोई उतार चढ़ाव उथल पुथल होती भी है तो एसआईपी के द्वारा आपको रूपी कॉस्ट एवरेजिंग जिसे कहा जाता है वो आपको मिल सकता है। तो इसलिए आपकी हाइब्रिड स्कीम और लार्ज कैप स्कीम को रिप्लेस करके मैंने मिड कैप और स्मॉल कैप एलोकेशन आपको 4, 3 और 2 बताया है। ये 9000 रुपीज का एसआईपी आपको 15 साल में 12% के सीएजीआर से ग्रो होता है, तो आपकी लगभग 42 लाख रुपीज की राशि बन जाती है। अगर आप 9 या 10% का सालाना एसआईपी टॉपअप करते हैं तो यही 42 लाख रुपए की राशि बढ़ के, बिकॉज आपने एसआईपी भी बढ़ाते हैं हर साल, तो 42 लाख बढ़ के लगभग 75 लाख रुपए की राशि आप जमा कर सकते हैं 15 साल में। देखिए, तो पूरा कैलकुलेशन आप कितना इकट्ठा कर पाएंगे आपको बताया है अमोल ने। सुहास, बदलावों के साथ साथ और कोई सवाल? मेरा लास्ट ईयर मैंने एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड में 70,000 रुपीज लमसम किया था, तो सिर्फ उसमें कंटिन्यू करना चाहिए। मेरा ओरिजिन उसको भी लेके 5 साल का है। 70 लाख कितना? 70 लाख 70 हजार लास्ट ईयर किया था? यस मैम। चलिए, अमोल 5 साल तक इनको बैफ में रहने का इन्होंने इरादा बनाया है, तो रुके रहे क्या इसमें? रुके रहे सुहास, ये पिछले 1 साल की टॉप परफॉर्मिंग स्कीम है अपनी कैटेगरी में, तो आपका चयन काफी अच्छा रहा, आपको बधाई हो, ये पहली बात हुई। और दूसरी बात, आपका पहला लक्ष्य 15 साल है, दूसरा लक्ष्य 5 ईयर्स है। 5 ईयर्स वैसे भी एक लंबी अवधि होती है अपने आप में, लेकिन 15 साल से कम है। तो मेरे हिसाब से आज के मार्केट वैल्यूएशंस को ध्यान में रखते हुए अगर आप बैलेंस एडवांटेज फंड में है तो वहां पे अपने आप ही फंड मैनेजर वैल्यूएशन या उनके कई और सारे इंटरनल पैरामीटर्स भी होते हैं, उसके अनुसार वो इक्विटी की मात्रा बढ़ाते या घटाते हैं। तो एक तरीके से वहां पे आपको ऑटोमेटेड एसेट एलोकेशन नाम का एक आपको बेनिफिट वहां पे मिलता है। तो ये स्कीम में आप जरूर बने रहे, अच्छी स्कीम है और आपने इसमें अच्छा एक गेन भी किया है, 5 साल के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं। सुहास, जावेद खान का मैं सवाल लूंगी। जावेद, नमस्कार। जावेद, आपकी स्कीम्स मेरे पास हैं और बहुत सारी स्कीम्स हैं, तो इसीलिए मैं एक स्कीम का नाम तो नहीं लूंगी, लेकिन हमारे एक्सपर्ट के पास आपके फंड्स की जानकारी है। अभी कोई बदलाव नहीं है ना इस सवाल में कि मैं सीधा हेमंत जी के पास जा सकती हूँ जो हमारे एक्सपर्ट है, जो आपको जवाब देंगे? चलिए हेमंत जी। जी कविता, इनकी जो करंट एसआईपी है वो 12,000 की है, उनके पास 13 फंड है, 13 फंड है इनके पास। तो जाहिर सी बात है कि इस पोर्टफोलियो को कंसोलिडेशन की जरूरत है और जितना जल्दी वो करेंगे मुझे लगता है वो अच्छा रहेगा। इतने सारे फंड के साथ मॉनिटर करना काउंटर प्रोडक्टिव होता है। मुझे लगता है कि इसमें डेफिनेटली वो बदलाव करें, और 12,000 के लिए 3 फंड होंगे तो भी बहुत है, और उनके पास फंड अच्छे हैं, तो उन्हीं में से चुन के इनको बता रहा हूँ कि फंड कौन से जिसमें वो कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे निपॉन इंडिया लार्ज कैप में 5,000 इन्वेस्ट कीजिए, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड में 4,000 और एचडीएफसी स्मॉल कैप में 3,000। इस तरीके से अपने 12,000 आप इन्वेस्ट कीजिए। सिर्फ 3 फंड चाहिए, और जो तीनों सेगमेंट जो आपका एक्सपोजर, जैसे मैंने पहले भी शो में कहा था, वो आपको यहाँ से मिलेगा। तो 13 फंड डेफिनेटली जरूरत नहीं है, और जैसे मैंने कहा जितना जल्दी हो सके अपने पोर्टफोलियो को कंसोलिडेशन में करिए, ताकि आपको सही तरीके से आपका पोर्टफोलियो बने और सही तरीके से आपको फायदा हो। चलिए, ऑल द बेस्ट जावेद। और मेरे पास समय भी लगभग खत्म हो गया है, लेकिन झटपट रुख कर लेते हैं निवेश के गुरु मंत्र की ओर।
अमोल बताइए, आपका आज का निवेश गुरु मंत्र क्या है हमारे दर्शकों के लिए? कविता, जब भी कोई इन्वेस्टमेंट लेके इन्वेस्टर हमारे पास आते हैं, हम उनसे बात करते हैं। कई बार ये सुना जाता है कि मेरा फ्लेक्सी कैप में 14% रिटर्न है, दूसरे में कम है या ज्यादा है, या मेरे फ्रेंड का रिटर्न ज्यादा है। तो ये आज का गुरु मंत्र मेरा ये है, पोर्टफोलियो रिटर्न ये कोई प्रतियोगिता या कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। आपको अपने लक्ष्य, जैसे कि इसी प्रोग्राम में आपने देखा होगा, सुनने वालों ने सुना होगा, बच्चों की पढ़ाई, रिटायरमेंट, ये कई सारे लक्ष्यों के बारे में हमने बात की। आपके लक्ष्य अगर आप अच्छी तरीके से प्लानिंग करेंगे, लॉन्ग टर्म एसेट्स के लिए इक्विटी में निवेश करेंगे, उसको एनुअली रिव्यू करेंगे और लॉन्ग टर्म बने रहेंगे, एसआईपी टॉपअप करेंगे, तब जाके आपके लक्ष्य की आपको प्राप्ति होगी। किसी का रिटर्न आधा परसेंट, 1% आपका कम है या ज्यादा है, उससे फर्क नहीं पड़ता। सबसे इंपॉर्टेंट बात है आप अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करें। हेमंत सर, आप बताएं। कविता, मैं कहना चाहूंगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है निवेशकों के लिए कि वो एसेट एलोकेशन को डाइवर्सिफिकेशन से कंफ्यूज ना करें। एसेट एलोकेशन का मतलब ये है कि आप डिफरेंट एसेट क्लासेस जैसे इक्विटी, डेट, गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, और डाइवर्सिफिकेशन जो है वो आपको विद इन वन एसेट क्लास आपको डाइवर्सिफाई करती है। जैसे अगर हम इक्विटी की बात करें तो लार्ज, मिड एंड स्मॉल में काफी बार क्या होता है कि इन्वेस्टर्स का पूरा पैसा इक्विटी में होता है, और क्योंकि डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं, उनको लगता है उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में एसेट एलोकेशन भी कर दिया और डाइवर्सिफिकेशन भी कर दिया। ऐसा मत कीजिए। किसी भी एक एसेट क्लासेस में बहुत ज्यादा पैसा लगाने से कहीं ना कहीं आपको रिस्क होगा। तो इंपॉर्टेंट है, दोनों का रोल इंपॉर्टेंट है, लेकिन दोनों के बीच में फर्क समझना बहुत जरूरी है। चलिए, तो दोनों ही हमारे मेहमानों ने आपको दिए हैं निवेश के गुरु मंत्र, जो आपको अपने पूरे आर्थिक योजना या रणनीति आप जब बनाते हैं तो उसमें काम में लाना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही, हेमंत जी आपका और अमोल आपका, समय निकाला, दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। मैं भी रुकूंगी छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार बाजार के एक खास शख्स से आपकी मुलाकात करवाऊंगी, जहां पर हम बात करने वाले हैं कि फिलहाल क्या मौका है लार्ज कैप्स में ज्यादा पैसे लगाने का, क्या मिड कैप, स्मॉल कैप में अगर आपको मुनाफा हो रहा है तो क्या उसको बांध लेना चाहिए। कौन है ये खास मेहमान, बताएंगे ब्रेक के बाद।